भिखारी मेरी शादी पर गाना गाएगा? मुझे एक बार मौका तो दे आप, ये गाना मैं गा सकता हूँ। ठीक है भिखारी, अगर तुमने ये गाना गा दिया तो मैं तुम्हें 1 करोड़ इनाम दूंगा। अगर मुझे एक करोड़ मिल गया तो मैं अपनी माँ का इलाज करवा पाऊंगा। शहर के बिल्कुल बीच में एक ऐसा शानदार मैरिज हॉल चमक रहा था जैसे किसी राजा का महल हो। बाहर से अंदर तक हर चीज लग्जरी की बोलती हुई प्रतीत हो रही थी। गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड्स की लाइनें, आधुनिक वॉकी टॉकीज, काले चश्मे और वीआईपी मेहमानों के लिए अलग प्रवेश मार्ग। हर दृश्य ये बता रहा था कि आज कोई आम शादी नहीं है। ये शादी थी भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन संजय की बेटी की। हॉल के अंदर कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया हो। छत से लटके क्रिस्टल झूमर रोशनी के समंदर की तरह चमक रहे थे। चारों तरफ फूलों की खुशबू और महंगे परफ्यूम की महक फैली हुई थी और शानदार सजावट इस जगह को जन्नत की तरह बना रही थी। स्टेज तो किसी बड़े कॉन्सर्ट से कम नहीं था। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीनें दीवारों पर लगी थीं, जिन पर दुल्हन के बचपन से लेकर आज तक की वीडियो चल रही थी। स्टेज के ऊपर इतना बड़ा डीजे सिस्टम रखा गया था कि लगता था पूरा शहर हिल जाएगा। रंग बिरंगी लाइट्स लगातार बदल रही थीं, कभी नीली, कभी लाल, कभी सुनहरी, और हर रोशनी के साथ माहौल में नई चमक पैदा हो रही थी। मेहमानों की संख्या हजारों में थी। वीआईपी सोफे, कांच की मेजें, महंगी कुर्सियां और सोने रंग के पर्दे, हर जगह दौलत और शान और शौकत का राज था। लोग केवल अमीर नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिनके नाम अखबारों में छपते थे और जिनके हाथों में देश के फैसले होते थे। राजनीतिक नेता, बिजनेस टाइकून, बड़े अधिकारी और शहर के सबसे मशहूर परिवार यहां मौजूद थे। यहां तक कि कई ऐसे चेहरे भी थे जिन्हें लोग सिर्फ टीवी पर देखते थे। संजय खुद इस शादी में एक राजा की तरह दिख रहे थे। महंगा सूट, सीने पर चमकती घड़ी और आंखों में वह घमंड जो केवल उन्हीं के पास होता है जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। वह मुस्कुरा रहे थे, सबका हाथ मिला रहे थे, लेकिन अंदर से उनका ध्यान केवल एक चीज पर था। मेरी बेटी की शादी दुनिया की सबसे यादगार शादी होनी चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने आज के कार्यक्रम में ऐसा तड़का लगाया था जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। एक बहुत बड़ा और मशहूर गायक जिसकी आवाज पर लोग दीवाने थे, जिसके एक गाने पर लाखों की भीड़ झूमती थी। संजय ने उसे अपनी बेटी की शादी में बुलाया था, और सिर्फ बुलाया नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए देकर बुक किया था। पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी थी कि आज शादी में वह गायक लाइव परफॉर्म करेगा, और कई लोग केवल गाना सुनने के लिए ही आए थे। लेकिन अचानक एक दृश्य ने पूरे हॉल का माहौल बदल दिया। संजय का मैनेजर हाँफता कांपता हुआ दौड़ता हुआ संजय की ओर आया। उसके माथे पर पसीना था, चेहरे पर डर और आवाज में कंपकपी थी। सर। संजय ने हैरान होकर उसे देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों कांप रहे हो? मैनेजर ने निगलते हुए कहा, सर वो गायक आने से इनकार कर दिया है। ये सुनते ही संजय की मुस्कान जैसे जमीन पर गिर गई। कुछ पलों के लिए उसके कानों में जैसे धमाका हुआ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? 1 करोड़ लेकर इनकार? मैनेजर ने डरते हुए सिर झुका लिया। सर, उसका फोन बंद हो रहा है और टीम कह रही है कि वो नहीं आ रहे। बस फिर क्या था, संजय का गुस्सा आसमान छूने लगा। वो एक पल में शाही मेजबान से आग का गोला बन गया। ये कैसे हो सकता है? क्या वो नहीं जानता ये किसकी शादी है? संजय को 1 करोड़ की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए ये किसी आम आदमी के लिए 100 रुपए जैसे थे। उसे सिर्फ एक चीज की फिक्र थी, सम्मान। क्योंकि आज यहां वही लोग बैठे थे जो कल उसकी असफलता का मजाक उड़ाते, जो कहते संजय की बेटी की शादी में गायक ही नहीं आया, या इतनी दौलत के बावजूद इंतजाम नहीं कर सका। संजय ने गुस्से में अपने कर्मचारियों को घूरा। तुम लोग किस लिए हो यहाँ? मैंने तुम्हें तनख्वाह किस लिए दी है? कर्मचारी सहम गए। हॉल के एक कोने में सन्नाटा छा गया और वीआईपी मेहमानों ने भी सरगोशियां शुरू कर दी। क्या हुआ? कुछ समस्या है? गायक नहीं आ रहा?
ये सरगोशियां संजय के लिए जहर की तरह थीं। संजय ने मेज पर हाथ मारा। जल्दी। इसे अभी कॉल करो, अभी, वरना। वो कॉल नहीं उठा रहा। मैनेजर की जुबान लड़खड़ाई। सर, कोशिश कर रहे हैं, मगर। संजय ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर वो नहीं आया तो मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। इसी समय हॉल के बाहर गेट के पास एक कमजोर सा लड़का दिखाई दिया। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर मिट्टी, बाल बिखरे हुए और हाथ में एक छोटा सा थैला। वो थैला स्कूल बैग नहीं था, ये भीख मांगने वाला थैला था। लड़का धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखें अंदर के चमकदार हॉल को देखकर हैरान थीं। ये था दीपक, उम्र लगभग 17 या 18 साल। वो भीख मांगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो केवल सपने देखने वालों में होती है। वो गेट के पास आया और नर्म आवाज में बोला, बाबूजी, कुछ दे दो। लेकिन आज यहाँ कुछ देने वाले नहीं थे, यहाँ केवल आदेश चलता था। एक गार्ड ने उसे धक्का दिया, चल निकल यहाँ से, वीआईपी जगह है। दीपक ने कदम पीछे किया, लेकिन फिर भी अंदर झांकने लगा। उसकी नजरें स्टेज पर लगे डीजे सिस्टम और स्क्रीनों पर जम गईं। उसी समय उसे संजय की आवाज सुनाई दी, गुस्से वाली और दहाड़ती हुई, ये बेइज्जती सहन नहीं करूंगा। दीपक रुक गया, वो छुप कर सुनने लगा। मैनेजर की आवाज आई, सर, गायक नहीं आ रहा। दीपक की आंखें फैल गईं। उसके दिल में एक अजीब सा विचार आया, ऐसा विचार जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। दीपक ने खुद से धीरे कहा, अगर मैं गा दूं तो? वो गार्ड्स की परवाह किए बिना अंदर की तरफ बढ़ा। उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन हौसला मजबूत था। गार्ड्स ने उसे रोक लिया। अरे ओ भिखारी, अंदर कहां जा रहा है? दीपक ने तुरंत कहा, मैं गाना गा सकता हूं। भिखारी गाना ये सुनकर गार्ड्स पहले तो सन्न रह गए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, भिखारी और गाना? मैं गा सकता हूँ। एक गार्ड ने तंज किया, चल हट, शादी खत्म हो जाएगी तो खाना मिल जाएगा। लेकिन दीपक की आंखों में जिद थी, वो डरा नहीं। उसने फिर कहा, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं गाना गा सकता हूँ। गार्ड ने फिर धक्का दिया, दफा हो जा। लेकिन दीपक, वो आज हारने नहीं आया था। वो एक तरफ से बचकर लोगों के भीड़ में से रास्ता बनाते हुए अंदर घुस गया। मेहमानों के कीमती कपड़ों के बीच वो किसी गलत फ्रेम की तरह लग रहा था, मगर वो सीधे स्टेज की ओर दौड़ रहा था। अगले ही पल वो स्टेज के पास पहुंच गया। संजय अभी भी गुस्से में खड़े थे। दीपक ने हिम्मत करके आवाज लगाई, सर, मैं गाना गा सकता हूँ। संजय ने पलटकर देखा और फिर सिर से पांव तक दीपक को निहारा। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर नफरत। ये भिखारी अंदर किसने आने दिया? संजय चिल्लाए। मेहमानों की नजरें दीपक पर जमी। हॉल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। किसी ने हंसकर कहा, अरे ये कहां से आ गया? किसी ने मजाक उड़ाया, लगता है ये भी परफॉर्म करेगा। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, क्योंकि अमीरों के लिए गरीब का मजाक भी मनोरंजन होता है। दीपक ने कांपती आवाज में कहा, सर, बस एक मौका, आपकी इज्जत बच जाएगी। संजय ने तंज भरी हंसी हंसकर कहा, तो गाकर मेरी इज्जत बचाएगा एक भिखारी? दीपक ने नजरें झुका ली, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गाना गाना चाहता हूं। संजय ने उसे ध्यान से देखा, फिर एक कदम आगे आया और धीमी मगर जहरीली आवाज में बोला, ठीक है, गाओ। हॉल में शोर उठ गया, लोग और करीब हो गए। संजय ने ऊंची आवाज में घोषणा की, अगर ये भिखारी गाकर सबको खुश कर दे तो मैं इसे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। लोग हैरान रह गए। संजय ने फिर सख्त लहजे में कहा, और अगर आवाज पसंद नहीं आई तो ये भिखारी जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगा। हॉल में हंसी और ताली की गूंज उठी। दीपक ने सबकी तरफ देखा, हंसते चेहरे, तंज भरी निगाहें और अपमान के तीर। लेकिन फिर उसने अपनी मां का चेहरा याद किया, वो बीमार मां जो चारपाई पर लेटी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दीपक ने धीरे से सिर हिलाया, ख्याल रखा। मुझे मंजूर है सर। और फिर दीपक स्टेज पर चढ़ गया। दीपक स्टेज पर खड़ा था और उसके सामने एक ऐसा समंदर था जिसमें हजारों आंखें तैर रही थीं। वे आंखें जो कुछ ही पल पहले उसे तिरस्कार से देख रही थीं, अब जिज्ञासा से भर गई थीं। हॉल की चमकती रोशनी में दीपक के पुराने कपड़े और मिट्टी से भरा चेहरा और भी ज्यादा उभर रहा था, जैसे यह लड़का इस शानदार दुनिया का हिस्सा ही नहीं
बल्कि किसी और दुनिया से गलती से यहाँ आ गया हो। लेकिन दीपक के अंदर जो हिम्मत थी वह इस हॉल की सारी चमक से भी अधिक रोशन थी। संजय का गुस्सा अभी भी हवा में तैर रहा था। वीआईपी मेहमानों की सरगोशियां लगातार बढ़ रही थीं और हर कोई इस तमाशे को देखने के लिए अपनी जगह से थोड़ा आगे झुकाया था। डीजे वाले ने माइक उठाया और हंसते हुए दीपक से पूछा, अच्छा भिखारी, बता कौन सा गाना गाएगा। हॉल में हंसी गूंज उठी। किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, ये तो आज का सुपरस्टार निकला। और किसी ने आवाज लगाई, भिखारी, पहले भीख मांग फिर गाना गा। दीपक ने माइक दोनों हाथों से पकड़ा। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कोई भी चलेगा। डीजे ने तंज के साथ हंसते हुए कहा, वाह, मतलब जो मर्जी, बस गाना तो आता होगा ना। दीपक ने जवाब देने के बजाय अपनी आंखें झुका ली, जैसे वह अपने अंदर किसी ताकत को जगा रहा हो। संजय ने बेबसी से हाथ हिलाया और कहा, चलो शुरू करो, समय व्यर्थ मत करो। यह शब्द सुनकर डीजे ने म्यूजिक ऑन कर दिया। हॉल में पहले हल्की सी धुन गूंजी, फिर धीरे धीरे बेस की थरथराहट बढ़ी और कुछ ही क्षणों में पूरा माहौल एक शानदार कॉन्सर्ट जैसा लगने लगा। स्टेज पर लाइट्स गति में आ गईं, कभी नीली, कभी जामुनी, कभी सुनहरी, जैसे रोशनी ने दीपक के चारों ओर एक जादुई घेरे का निर्माण कर दिया हो। दीपक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक पल के लिए दुनिया से कट गया। उसे वे रातें याद आईं जब वह भूख के साथ सड़क किनारे बैठा करता था। वे दिन याद आए जब लोग उसे धक्के देकर भगा देते थे। और सबसे ज्यादा उसे अपनी माँ का वो कमजोर चेहरा याद आया जो चारपाई पर लेटी उसका इंतजार करती थी। माँ की वह दुआ, वह उम्मीद, वह प्यार, सब कुछ दीपक के अंदर एक साथ जुड़ गया, जैसे कोई तूफान चुपचाप जन्म ले रहा हो। फिर अचानक दीपक ने माइक को अपने होठों के पास किया और जैसे ही उसने पहला शब्द गाया, पूरे हॉल की हंसी एकदम खत्म हो गई। वह आवाज किसी भिखारी की नहीं थी। वह आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने दर्द को राग बना दिया हो, जैसे किसी ने गम को सुरों में घोल दिया हो। दीपक के गले से निकलने वाली पहली लाइन ने लोगों के दिलों पर ऐसा असर डाला कि जो कुछ ही पल पहले हंस रहे थे वे सब साखत रह गए। जो मोबाइल निकालकर मजाक बनाने आए थे उनके हाथ रुक गए और वे वीडियो बनाते बनाते भी हैरान रह गए कि यह क्या सुन रहे हैं। हॉल में मौजूद बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जिनके चेहरे कभी भाव नहीं दिखाते थे, वे भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, यह लड़का तो वाकई गाता है। और किसी ने सरगोशी की, इतनी जबरदस्त आवाज कहां छुपी हुई थी। दीपक गाता गया और उसकी आवाज जैसे पूरे हॉल में यात्रा करती हुई हर दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। उसकी आवाज में नरमी भी थी और ताकत भी, उसमें भूख की कड़वाहट भी थी और मां की दुआ की मिठास भी। जो सुर दीपक निकाल रहा था वे सिर्फ संगीत नहीं थे, वे उसकी जिंदगी की कहानी थे। उसके हर शब्द में एक सच्चाई थी जो अमीरतम लोगों को भी बेचैन कर रही थी। संजय, जो अभी तक गुस्से में खड़ा था, वह भी एक पल के लिए भूल गया कि यह लड़का कौन है और यहां क्यों खड़ा है। उसके चेहरे पर घमंड की जगह हैरानी आ गई और उसकी आंखों में पहली बार सम्मान की चमक दिखाई दी। संजय के दिल में एक सवाल उठा, यह आवाज, इतनी बड़ी आवाज, और यह लड़का भीख मांगता है। दीपक ने गाने के बीच ऐसा ऊंचा सुर लगाया कि हॉल की छत तक जैसे थर्राने लगी। इस पल पूरा हॉल बेकाबू होकर तालियां बजाने लगा। पहले कुछ लोग, फिर धीरे धीरे सैकड़ों और फिर देखते ही देखते हजारों हाथ तालियां बजा रहे थे। शोर ऐसा था कि डीजे सिस्टम की आवाज भी कुछ पल के लिए दब गई। वाह वाह, कमाल, क्या आवाज है, यह तो असली गायक है। आवाजें चारों तरफ से आने लगी। कुछ लोग अपनी वीआईपी सीटों से उठ खड़े हुए, कुछ ने तालियां बजाते बजाते नारा लगाया, वंस मोर, और कुछ ने खुशी में सीटी बजाई। दीपक के लिए यह सब किसी सपने जैसा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी इज्जत नहीं देखी थी। उसने तो हमेशा धक्के खाए थे, आज पहली बार दुनिया ने उसे सुना था। स्टेज पर रोशनी का खेल और तेज हो गया। रंग बिरंगी लाइट्स दीपक के चारों ओर नाच रही थी, जैसे पूरा हॉल उसके सुरों के साथ जुड़ गया हो। लोग झूमने लगे, कुछ युवा डांस करने लगे और यहां तक कि वे गार्ड्स भी, जो कुछ देर पहले दीपक को धक्का दे रहे थे, वह दूर खड़े होकर हैरान होकर देख रहे थे। डीजे वाला जो पहले हंस रहा था अब खुद सिर हिला रहा था और दीपक के सुरों में खो गया था।
दीपक जैसे जैसे गाना बढ़ा रहा था, लोगों की आंखों में भाव बढ़ते गए। एक राजनीतिज्ञ की पत्नी ने अपने आंसू छुपाने के लिए दुपट्टा मुंह पर रख लिया। एक बड़े व्यवसायी ने चुपचाप गिलास मेज पर रख दिया और कई मेहमानों ने वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन अब मकसद मजाक नहीं था, मकसद इतिहास बनाना था। जब दीपक ने गाने की आखिरी लाइन गाई तो पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे हर सांस रुक गई हो। फिर अचानक शोर का तूफान उठा, तालियां, सीटियां, नारे और दीपक दीपक के शब्द हर तरफ गूंजने लगे। संजय खुद आगे बढ़कर तालियां बजाने लगा। वही संजय जो कुछ ही पल पहले उसे भिखारी कहकर धिक्कार रहा था, अब उसके कला के सामने झुक रहा था। दीपक ने माइक नीचे रखा और चुपचाप सिर झुका लिया, मगर उसके दिल में एक ही ख्याल था, काश मेरी माँ यह सुन पाती। उसी पल दीपक के दिमाग में उसकी जिंदगी का सारा दर्द एक फिल्म की तरह चलने लगा। उसे अपना वो मिट्टी का घर याद आया जिसकी दीवारों में दरारें थीं, छत से बारिश का पानी टपकता था और अंदर केवल एक टूटी हुई चारपाई थी। उसी चारपाई पर उसकी माँ लेटी रहती थी, कमजोर, बीमार और अपनी सांसों के साथ जंग लड़ती हुई। दीपक का पिता सालों पहले दुनिया से जा चुका था और उसके बाद दीपक ने अपनी माँ को पालने के लिए भिख मांगना शुरू किया था। वह सुबह निकलता, गलियों में हाथ फैलाता, कभी कोई 2 रुपए देता, कभी कोई धक्के देता और अक्सर लोग नफरत से कहते, चल दूर हो जा। शाम को वह वापस आता, माँ के पास बैठता, जो कुछ भी मिलता वह माँ को खिलाता और जो पैसे बचे वे दवाई के लिए रख लेता। एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया था, यह कैंसर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो समय कम है। दीपक की माँ ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा था, बेटा मेरे बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा? और दीपक ने आंसू छुपाते हुए जवाब दिया था, अम्मा मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मगर अंदर से वह जानता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, सहारा नहीं है, कोई मदद नहीं। फिर भी वह हारने वाला नहीं था। वह हर रोज भिख मांगते मांगते एक म्यूजिक अकादमी के बाहर जाकर बैठ जाता, जहां अमीर बच्चों को गाना सिखाया जाता था। वह बाहर बैठकर दीवार के साथ कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनता, रियाज, सर, ताल, राग, और उन्हीं आवाजों ने दीपक के अंदर एक सपना जगा दिया था। दीपक की माँ उसे हर रात दुआएं देती और कहती, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा, सारी दुनिया तेरी दीवानी होगी। और आज उसी दुआ का असर था कि दीपक इस वीआईपी हॉल के स्टेज पर खड़ा था और पूरा शहर उसकी आवाज का दीवाना बन चुका था। संजय अब धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ हैरानी और सम्मान था। दीपक के कानों में अभी भी तालियां गूंज रही थीं, मगर उसके दिल में एक ही दुआ थी, हे भगवान मेरी मां को बचा ले। संजय ने गहरी आवाज में कहा, तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली, और सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इस शादी को यादगार बना दिया। फिर संजय ने ऐसा काम किया जिसने पूरे हॉल को दोबारा हैरान कर दिया। उसने दीपक को अपने करीब खींचा और सबके सामने उसे गले लगा लिया। वही संजय जो भिखारी को अपने दरवाजे से भी दूर रखता था, आज उसी भिखारी को सम्मान दे रहा था। हॉल में एक बार फिर शोर उठा, मगर अब यह शोर मजाक का नहीं बल्कि तारीफ का था। मेहमानों के चेहरों पर हैरानी के साथ खुशी भी थी, क्योंकि उन्होंने आज ऐसा नजारा देखा जो कभी उनकी जिंदगी में नहीं हुआ था। संजय ने माइक हाथ में लिया और सबके सामने घोषणा की, मैंने इस लड़के से वादा किया था कि अगर यह गाना गाकर दिल जीत लेगा तो मैं इसे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। और सुन लो, संजय अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। यह सुनते ही पूरा हॉल फिर तालियों से गूंज उठा। कुछ लोग खड़े होकर सीटी बजाने लगे, कुछ ने कहा यह तो चमत्कार है, और कुछ हैरान होकर बोले, यह लड़का कहां से आया है? दीपक की आंखें भर आईं। वह 10 करोड़ सुनकर खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिल में दौलत की कभी चाह नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी मां थी। उसने हिम्मत कर माइक उठाया। उसके गले में भावनाओं का बोझ था और आवाज में हल्की सी कांपाहट थी, लेकिन वह फिर भी बोला, सर मुझे पैसे नहीं चाहिए। यह सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। संजय ने हैरानी से पूछा, पैसे नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? दीपक ने आंखें बंद की और अंदर से टूटकर बोला, सर मेरी मां बहुत बीमार है, उसे कैंसर है, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं बस अपनी मां को बचाना चाहता हूं। यह सुनकर संजय के चेहरे पर एक पल के लिए कठोरता आई, मगर यह गुस्से की नहीं बल्कि अंदर की चोट की थी।
शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस दुनिया में वह रहता है वहां सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन दीपक जैसे लोगों के लिए जिंदगी लगातार संघर्ष है। संजय ने दीपक के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम्हारी माँ मेरी माँ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीपक कांपते हुए बोला, सर सच? संजय ने पूरा विश्वास जताते हुए कहा, हाँ, और यह वादा है। संजय ने तुरंत अपने मैनेजर को इशारा किया। अभी इसी वक्त अभी डॉक्टर को उसके आदेश में वही ताकत थी जिसके सामने बड़े बड़े लोग भी शांत हो जाते हैं। मैनेजर ने तुरंत फोन निकाला, कुछ कॉल्स की और संजय के सामने आकर कहा, सर, शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में सब इंतजाम हो गया है, डॉक्टरों की टीम तैयार है। संजय ने दीपक की ओर देखा और कहा, चलो अभी चलते हैं। दीपक की आंखों में आंसू थे, वह बोल नहीं पा रहा था। वह बस हाथ जोड़कर सिर झुका रहा था, जैसे उसके पास शब्द ही खत्म हो गए हों। उसी रात शादी का माहौल अपनी जगह था, लेकिन संजय ने अपनी बेटी की शादी के बीच में भी दीपक के लिए समय निकाला। कुछ लोग हैरान थे कि एक व्यवसायी जो हर चीज को इज्जत और शान के पैमाने से देखता है, वह एक भिखारी के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है। मगर संजय जान चुका था कि आज इस लड़के ने उसके घमंड को नहीं, बल्कि उसके इंसान को जगा दिया है। दीपक और संजय की गाड़ी तेजी से शहर के बड़े अस्पताल की तरफ रवाना हुई। बाहर सड़कों पर रोशनी थी, मगर दीपक के अंदर अंधेरा था, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही डर था, अगर मां को कुछ हो गया तो। संजय ने गाड़ी में बैठे बैठे दीपक की ओर देखा और कहा, डर मत, तुम्हारी मां को कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल में प्रवेश होते ही इंतजाम शुरू हो गए। दीपक की मां को आईसीयू में स्थानांतरित किया गया। बड़े बड़े डॉक्टर उसके चारों ओर थे। आधुनिक मशीनें चल रही थीं और हर तरफ वही चुप्पी थी जो अस्पतालों में होती है। दीपक एक कोने में खड़ा कांप रहा था। उसके हाथ दुआ के लिए उठे थे, आंखें नम थीं और होंठों पर बस एक ही नाम था, मां। संजय उसके साथ खड़ा रहा, उसे सांत्वना दी और कहा, बस दुआ करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ऑपरेशन कई घंटे चला और हर घंटा दीपक के लिए एक साल जैसा था। वह कभी बैठता, कभी खड़ा होता, कभी दरवाजे की तरफ भागता और फिर वापस आकर हाथ जोड़ता। अंततः डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में सफलता की झलक भी। संजय तुरंत आगे बढ़ा। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सफल रहा, मरीज अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन कुछ दिन निगरानी में रहेंगी। दीपक ने यह सुनते ही जैसे अपनी जान वापस पा ली। वह जमीन पर बैठ गया, आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया और उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र। संजय ने उसे उठाया और कहा, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है दीपक। कुछ हफ्तों बाद दीपक की मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर वह मुस्कान लौट आई जो बीमारी ने छीन ली थी। जब उसने संजय को देखा तो वह रो पड़ी और बोली, बेटा, तुमने मेरे बेटे को जिंदगी दी। संजय ने सम्मान से कहा, नहीं मां, आपके बेटे ने मुझे इंसानियत दी है। दीपक की मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, तू एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। दीपक ने मां के हाथ चूमे और कहा, मां, आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया। संजय ने अपना वादा पूरा किया। उसने दीपक को न केवल इनाम दिया, बल्कि उसे शहर की सबसे बड़ी म्यूजिक अकादमी में दाखिला भी दिलवाया। दीपक अब गलियों में भीख नहीं मांगता था, अब वह रोज रियाज करता था। उसके लिए बेहतरीन शिक्षक रखे गए, बेहतरीन बाज वाद्य प्रदान किए गए और उसके लिए वह वातावरण बनाया गया जिसका सपना वह अकादमी के बाहर बैठकर देखता था। संजय ने दीपक और उसकी मां के लिए एक सुंदर घर भी बनवाया, जहां दीवारों में दरारें नहीं थीं, छत से पानी नहीं टपकता था और जहां मां को चारपाई पर दर्द के साथ नहीं, बल्कि आराम से नींद आती थी। समय बीता, दीपक का नाम शहर में फैल गया, फिर देश में, और फिर उसकी आवाज सीमा पार भी जाने लगी। कुछ ही वर्षों में दीपक वह बन गया जिसका सपना उसने भूख के साथ देखा था। तुम्हारी जगह मेरे पैरों में है आरव, मेरे सैंडल साफ करो। मीरा, ये कैसा व्यवहार है? आरव तुम्हारा पति है, नौकर नहीं। पति है तो क्या, इसकी जगह आज भी मेरे पैरों के पास ही है। आरव, तुम्हें 10 बार आवाज देनी पड़ेगी क्या? मेरी ब्लैक कॉफी, तुम मेरे बराबर हो गए। मीरा, मैं तुम्हारा पति हूं, कम से कम थोड़ी इज्जत तो करो। पति सिर्फ कागजों पर हो तुम। आरव, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मीरा, ये कैसा व्यवहार है? माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। नहीं पापा जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये सब मैं सह लूंगा।
और हां, आज रात रॉय मेंशन में बहुत बड़ी पार्टी है। शहर के सारे बड़े लोग आएंगे एम्पायर ग्रुप की डील की खुशी में। तुम सर्वेंट्स को संभाल लेना। आ गया है तुमको तुम्हारी औकात दिखाने का। फाइनली दे आर हियर। व्हाट अ स्टनिंग एंट्रेंस। फ्लैश फ्लैश गेट द एंगल। वाह, लगता है आज रॉय मेंशन में कोई बहुत बड़ी खुशी मनाई जा रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात है मीरा, आज तो तुम बहुत हॉट लग रही हो। हम मीरा, आज तो पार्टी में तुम्हारी ही चर्चा है। पूरा शहर तुम्हारे नाम का जाम उठा रहा है। हे मिस्टर, मुझे एक जूस देना। जी सर। लेडीज एंड जेंटल, ड्रिंक गिर गई है, नीचे झुको और इसे साफ करो। मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? वो तुम्हारा पति है। पति है तो क्या, इसकी जगह आज भी मेरे पैरों के पास ही है। चलो आरव, आज ही सोचा था वक्त के साथ तुम मुझे पति मान लोगी। आज समझ आया तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम कहती थी ना कि तुम्हें ये तुमने क्या कर दिया मीरा। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। आज जो शुरू हुआ है उसका अंत बहुत अलग होगा। गुड इवनिंग सर, क्या हम हेड ऑफिस चलें? मैं आरव माल्त्रा बोल रहा हूं, रॉयल इंडस्ट्रीज के। मीरा, अब तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। उस 2 कौड़ी के इंसान की इतनी हिम्मत, मेरा मूड खराब कर दिया। छोड़ो ना मीरा, कचरा बाहर गया है। एम्पायर ग्रुप की डील होते ही हमारी वैल्यू 10 गुना। मेरी फैक्ट्री पे रेड। लेकिन क्यों? ये सब एम्पायर ग्रुप के सीईओ आरव मल्होत्रा के इशारे पर हो रहा है। मैंने कहा था मीरा, किसी के आंसू बहुत भारी पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। अगर आप अपनी कंपनी बचाना चाहती हैं तो कल सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाइए। 1 मिनट भी लेट हुई तो रॉय इंडस्ट्रीज। बेटा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। यह आदमी बहुत खतरनाक है। यह आदमी कौन है? मोहन। मैं किसी के सामने नहीं झुकती। यह सिर्फ एक है। जो भी हो, मैं बिल्कुल झुकूंगी नहीं। मिस्टर मल्होत्रा, हम अंदर आ सकते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, मैं मीरा रॉय हूं। आपने हमारी कंपनी नहीं हो सकता। तुमने जरूर यह सब चोरी किया है। इतना सस्ता इल्जाम रोहन, तुम आज भी नहीं सुधरे रोहन। सर, क्या हम इन्हें बाहर निकाल दें? तुम कहती थी ना कि औकात कपड़ों से नहीं होती। देखो, आज मेरे कपड़े बदल गए, लेकिन मैं वही हूं। यार, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सब मीरा की वजह से हुआ है। रोहन, तुम तो मुझसे प्यार करते थे। ये प्यार नहीं था। लो, मुझे माफ कर दो मीरा। तो अब तुम्हारी बारी है मिस मीरा रॉय। मैं हाथ जोड़ती हूं, प्लीज कंपनी को मत डुबाओ। डैड, ये सब सहमत हो तो कर्ज मैं चुका दूंगा, लेकिन रॉय मेंशन, गाड़ियां, अकाउंट, सब कुछ एम्पायर ग्रुप का होगा। और तुम अगले 6 महीने मेरे घर में मेरी पर्सनल